हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। तो होपफुली आप लोगों को वो थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा। वैसे जो आज का लेक्चर है, क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने छोड़ा था कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर अलग अलग थिंकर्स की अप्रोच है, जिनमें से एक थिंकर टैलकट पार्सन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और उसके साथ डेविड एंड मूर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो क्लास सिस्टम है, क्लास डिवीजन है, उसके ऊपर अलग अलग थिंकर्स की क्या राय है, क्या वो अभी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, उसके बारे में भी डिस्कशन की जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा थ्योरी परस्पेक्टिव से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एक समाज के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो प्रॉपरली डिवाइडेड है, जिनमें से एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। क्लियर। और ये जो सुपीरियर और इंफीरियर ग्रुप कंसीडर किया जाता है, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो क्लास है, क्लियर, चाहे वो जेंडर है, ये जो सुपीरियर और इंफीरियर ग्रुप कंसीडर किया जाता है, ये सुपीरियर वाले तो खुद को सुपीरियर मानते मानते हैं, बट उसके साथ साथ जो इंफीरियर ग्रुप है वो दूसरे को सुपीरियर और अपने आप को इंफीरियर मानते हैं। तभी इस तरह का जो सिस्टम है वो समाज, सोसाइटी के अंदर हजारों सालों से एग्जिस्टेड होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करती है। क्लियर। और आपको पता ही है कि जो सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी ने मान लीजिए अगर कोई सिस्टम बना दिया, क्लियर, और अगर कोई भी इंडिविजुअल उस सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो सोसाइटी जो है वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगी। सैंक्शंस कैसे हो सकती हैं? जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि अगर है ना कि जैसे अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा एक 70 साल से ज़्यादा हम लोगों को आज़ाद हुए हैं, लेकिन फिर भी अनटचेबिलिटी जो वो कुछ जगहों के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कुछ समय पहले का इंसिडेंस है कि एक आईपीएस ऑफिसर था, क्लियर, एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी बारात लेके जानी थी, तो वहाँ पे जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो उस बारात को वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे, तो वो पूरी पुलिस आई एक आईपीएस ऑफिसर की शादी में, फिर आईपीएस ऑफिसर जो है वो अपनी बारात घोड़े के ऊपर बैठ के जो वो वहाँ से गुजरा। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि कोई भी इंसान अगर जो सोसाइटी की सिस्टम है, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समाज के द्वारा डेवलप किया हुआ एक सिस्टम है, जब भी वो कोई इसको क्रॉस करने की या इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो समाज इस तरह की सैंक्शंस लगाएगा, डराएगा, धमकाएगा। नहीं तो कुछ सिचुएशंस के ऊपर जो लॉ या कानून है वो भी इंडिविजुअल को उन सिस्टम को ब्रेक करने से जो वो रोकेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा ही था कि जो सोशल स्ट्रक्चर पूरा हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, जो सोसाइटी पूरे का पूरा जो काम करती है वो सैंक्शंस के ऊपर, लॉज के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर, इन्हीं के ऊपर पूरे का पूरा सोसाइटी है, समाज का जो काम रहता है। यही कारण है ये वाले जो सिस्टम है, जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम कब से है? 2-2.5 हजार साल पहले से है। क्लियर। चाहे स्टार्टिंग में जो कास्ट सिस्टम था उसमें रिजिडिटी नहीं थी, यानी कि लोग एक दो जगह से है ना मोबाइल कर सकते थे, मोबिलिटी थी कि जो जो इंसान जो काम कर रहा है, जैसे अगर वो वेदों का ज्ञाता हो जाता तो वो ब्राह्मण बन जाता था। क्लियर। लेकिन कुछ सालों के बाद, 500-600 सालों के बाद जो है वो हम लोगों ने देखा कि कास्ट सिस्टम जो है उसमें रिजिडिटी आनी शुरू होगी, यानी कि पिछले 2.5-3 हजार साल से कास्ट सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली अगर यूरोपियन सोसाइटी की बात करेंगे तो 400-500 साल पहले वहां पे कैपिटलिस्टिक सिस्टम आया था, जिसने हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था। तो आज भी हम लोगों को वो वाला सिस्टम जो वो वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। उससे पहले जो स्लेवरी सिस्टम था वो भी हजारों सालों से मौजूद था। तो समाज, सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो मौजूद रहती है, क्योंकि वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समाज का ही एक नॉर्म बन जाता है, समाज का एक सिस्टम बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लास्ट वाला लेक्चर को थोड़ा सा एक बार फिर थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं। देखिए, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें चेंजेस करना बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है, यानी कि जब फ्यूडलिज्म से जब फ्यूडलिज्म से यूरोपियन सोसाइटी कैपिटलिज्म में शिफ्ट हुई, तो वो जर्नी ऐसी नहीं थी कि जी 10 सालों में होगी या 20 सालों में होगी या 30 सालों में होगी। ये पूरे की पूरी जो जर्नी थी इसमें 300 से 400 साल लगे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो अपने लाइफ टाइम में इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया होगा कि हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो चुके हैं। समझ आई कहानी की नहीं? ठीक है। तो ये जो चेंज भी अगर होना होता है, सोशल चेंज भी जब होता है, इवन स्ट्रेटिफिकेशन में भी चेंज होता है, यानी कि यूरोपियन सोसाइटी, देखिए हमारे यहाँ पे तो कास्ट बेसिस के ऊपर ही जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलती है। आजकल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद अब धीरे धीरे जो हम लोग मॉनिटरी इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर भी क्लासेस को जनरेट होता हुआ या डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। इनके बारे में भी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप एक चीज को समझो कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम चेंज भी हो रहा है तो उसमें भी आपको 300 से 400 साल लग रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इतनी ग्रेजुअल, इतनी स्लो होती है कि कभी भी जो इंसान वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उस समाज या सोसाइटी के अंदर, वो कभी महसूस ही नहीं कर पाएगा, कभी फील ही नहीं कर पाएगा कितना बड़ा ट्रांजिशन या इतने बड़े चेंजेस जो है उसको होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि
जब हम लोग देख रहे थे कि जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनकी क्या राय है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा था कि तीन अलग अलग तरह की अप्रोचेज हैं। कौन कौन सी? फंक्शनलिस्टिक अप्रोच है। फंक्शनलिस्टिक अप्रोच क्या बोलती है? फंक्शनलिस्टिक अप्रोच सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जस्टिफाई करती है, क्योंकि फंक्शनलिस्टिक अप्रोच बनी ही इस प्रेमाइस के ऊपर है कि जो भी समाज या सोसाइटी के अंदर हो रहा है या जो भी सिस्टम सेट हुआ है वो समाज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और वो कोई ना कोई काम जो है वो अपना परफॉर्म कर रहा है। जैसे ह्यूमन है, वो ह्यूमन के साथ जो है वो बेसिकली सोसाइटी को रिलेट करते हैं कि ह्यूमन में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन डिफरेंट काम कर रहा है, कोई किसी ऑर्गन का यूजेस बहुत ज्यादा है, किसी ऑर्गन का यूजेस जो वो बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वो पूरे के पूरे ऑर्गन्स का काम करना और होना आवश्यक है। तो सिमिलरली वो कहते हैं कि जो समाज है उसके अंदर जो भी सिस्टम मौजूद है उनका होना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही पूरी की पूरी सोसाइटी जो वो चलती है। तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनलिस्टिक अप्रोच थी, जिनमें हम लोगों ने टैलकट पार्सन के बारे में डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम लोग डेविड एंड मूर के बारे में डिस्कस करेंगे। डेविड एंड मूर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इन दोनों ने जो है, या जो फंक्शनलिस्टिक थ्योरिस्ट है, इन्होंने जो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसको जस्टिफाई किया, और मैंने आपको बता दिया कि उसका रीजन क्या था। उसके साथ साथ दूसरी जो है वो आपकी कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, और याद होगा आप लोगों को, जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। कार्ल मार्क्स ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जो है वो सही नहीं माना। उसने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम की देन है, और इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि समाज के अंदर इक्वालिटी इंट्रोड्यूस की जा सके। तो एक उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा उसको खत्म कर रहा है। तीसरा जो है वो वेबरिस्टिक अप्रोच, दैट इज मैक्स वेबर अप्रोच। तो मैक्स वेबर जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के होने का जिक्र जरूर करता है, थोड़ा सा कार्ल मार्क्स में जो है वो उसको कार्ल मार्क्स से जो वो अपने आप को अलग करता है। मैक्स, जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि देखिए जो डिवीजन है या जो लोगों के बीच में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो वो पूरे का पूरा यूरोपियन सोसाइटी को भी डिस्कस किया था, तो वहां पे ये कास्ट सिस्टम वगैरह चीज तो नहीं थी। वहां पे जो लोगों के बीच में डिवीजन था, जो स्ट्रेटिफिकेशन हुई पड़ी थी, वो बेसिकली मेनली, देखिए वैसे तो जेंडर बेसिस के ऊपर तो हमेशा रही है, लेकिन मेनली जो लोगों के बीच में स्ट्रेटिफिकेशन थी वो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में थी, यानी जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है। पैसे का मतलब वहां पे हुआ करता था कि जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है और जिसके पास ओनरशिप नहीं है। तो जो आपका कार्ल मार्क्स था उसने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जब बताया तो उसने सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड का जिक्र किया। जो मैक्स वेबर था, नो डाउट उसने भी इकोनॉमिक ग्राउंड का जिक्र किया, लेकिन उसने साथ में कहा कि जी देखिए, जो ओनरशिप है यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो तो स्ट्रेटिफिकेशन कॉज करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ जो नॉन प्रॉपर्टी मनी है, नॉन प्रॉपर्टी मनी का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे आजकल की मैं बात करता हूँ, क्लियर, जैसे इस स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो जहाँ पे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल ओनर्स भी हैं जो पूरे के पूरी कंपनी को खुद ओन करते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे सीईओ भी हैं जो शायद उतना ही पैसा कमा रहे हैं, उनकी खुद की कंपनी नहीं ले, बस उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। क्लियर? जिनको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंपनी को सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, उनकी वो कंपनी नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं ऑलमोस्ट जितना शायद कोई एक जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट कमा रहा होगा, एक ऐसा इंसान कमा रहा होगा जो उस कंपनी का मालिक होगा। उनका भी करोड़ों में पैकेजेस होते हैं। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं ये भी इकोनॉमिकली काफी ज्यादा जो वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बात करता था कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वेल्थ है। लेकिन मैक्स वेबर जो है वो इकोनॉमी ओनरशिप के साथ साथ तो बात करते करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कंपनियों में काम करके, ऑर्गेनाइजेशन में व्हाइट कॉलर जॉब करके जो है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करके जो है वो इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि समाज के अंदर उनकी भी एक अलग से जो है वो डिवीजन बन जाता है, क्योंकि वो एक अच्छे वेल ऑफ जो है वो लाइफ को जीते हैं। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स जहाँ पे दो तरह से क्लासेस में डिवाइड करता था, तो मैक्स वेबर जो पूरे की पूरी यूरोपियन सोसाइटी को चार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेगा। और दोनों के दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों के दोनों जर्मन थे, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्सपोजर सोसाइटी का हम लोगों को इन दोनों की नजरों में देखने को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैक्स वेबर जो है वो पूरे की पूरी सोसाइटी को चार अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। क्लियर? जिसमें अपर क्लास आ जाती है, जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब्स आ जाती हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन पैसा है, उसमें पैटी बॉर्जुआ आ जाते हैं। पैटी बॉर्जुआ का मतलब है छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो कम पैसा कमा रहे हैं। और लास्ट में जो वो मैनुअल वर्कर्स आ जाते हैं। तो चार तरह की कैटेगरी जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा की गई। तो स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर हर एक थिंकर का अपना अपना ओपिनियन है। मैक्स वेबर का डिफरेंट है, चाहे मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स दोनों मॉनिटरी या पैसे को ही मेन तवज्जो दे रहे हैं। क्लियर? लेकिन मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीजें हमने वहां पे नहीं पढ़ी थी जब हमने मैक्स वेबर को कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैक्स वेबर को थोड़ा डिटेल में करेंगे। कार्ल मार्क्स वाली वही थ्योरी पहले वाली यहाँ पे भी सेम ही चलेगी। क्लियर?
तो होपफुली धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने टैलकेट पैटर्सन के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे दो चीजों की बात हो रही थी कि टैलकेट पैटर्सन ने कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए एग्जिस्टेड है क्योंकि समाज में कुछ लोग जो शेयर्ड वैल्यूज को शेयर करते हैं, क्लियर, सेम काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में ऑटोमेटिकली डिवीजन पैदा होना जो है वो जरूरी रहता है, और ये इसलिए भी आवश्यक है ताकि जो समाज है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो टैलकेट पैटर्सन वाली थ्योरी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। दूसरी थ्योरी जिसकी आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो अगेन फंक्शनलिस्टिक अप्रोच है, डेविस एंड मूर की। किंसले डेविस हैं और आपके जो है वो दूसरे विल्बर्ट ई मूर हैं, क्लियर। अब देखिए इनका बेसिक सा कंसेप्ट समझिए कि क्या कह रहे हैं, फिर हम इनके बारे में जो वो डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्लियर। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि मूर एंड डेविस कहते हैं कि जो समाज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सोसाइटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब इस सोसाइटी में मान लीजिए एक एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंडिविजुअल कौन सा वर्क परफॉर्म करेगा, यानी कि किस इंसान का क्या रैंक होगा, क्या रोल होगा, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करने का पावर या अकाउंट मेंटेन करने का रोल एक ऐसे इंसान को दे दिया जो पढ़ाई लिखाई पे जीरो है, जिसको अकाउंटिंग का ए नहीं आता, तो वो समाज या सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा। या अगर आपने किसी को डॉक्टरी का काम एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसने कभी डॉक्टरी नहीं की हुई है, मान लीजिए वो इंजीनियर, और आपने उसको डॉक्टरी का काम दे दिया, डॉक्टर को इंजीनियर का काम दे दिया, तो रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रोल्स होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सोसाइटी है उसमें क्या है, उसमें है एलोकेशन ऑफ रोल्स, क्लियर। और रोल जो है या जो इंसान जितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा वो सोसाइटी या समाज में उतना ही बड़ा होगा। समझ आई कहानी की नहीं? तो बड़ा होने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे एक इंसान जो है उसका स्टेटस बड़ा होगा और दूसरा इंसान जो है उसका स्टेटस कम होगा। जस्ट किस बेसिस के ऊपर कि वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है। तो रोल एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। और जब हम लोग रोल एलोकेशन कर देते हैं लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों के बीच में अलग अलग क्लासेस बन जाती हैं, जिसके कारण हम लोगों को समाज के अंदर जो वो स्ट्रेटिफिकेशन होती हुई देखने को मिलती है। अब सवाल इससे पूछा गया कि अच्छा कैसे पता चलेगा कि कौन सा रोल इंपॉर्टेंट है और कौन सा रोल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने आगे कहा कि देखिए एक ऐसा रोल है, एक देखिए कैसे डिसाइड होगा कि कौन ऊपर आएगा, किसका स्टेटस बड़ा होगा, किसका स्टेटस छोटा होगा, क्लियर। सबसे पहला जो एंगल दिया जाएगा कि वो जो इंसान रोल परफॉर्म कर रहा है, जो इंसान रोल परफॉर्म कर रहा है उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट जो है लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके अकॉर्डिंगली जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है ऑब्वियस सी बात है उसका जो रोल है वो ज्यादा इंपैक्टफुल है रेदर देन नर्सेज। जैसे एक हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे नंबर ऑफ नर्सेज आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगी। इवन तो नर्सेज जो है वो किसी भी एक ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे कौन होगा, वहां पे डॉक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर। तो क्यों? क्योंकि डॉक्टर का जो रोल है उसका इंपैक्ट ज्यादा है। तो नर्सेज और डॉक्टर की बात अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियसली बात है हायरार्की में, स्टेटस में, पैसों में डॉक्टर हमेशा ऊपर आएगा और नर्सेज जो है वो दूसरे नंबर पे आएंगे। समझ आ रही कहानी की नहीं? क्लियर। तो सबसे पहला बात कि रोल जो है वो आप जैसा रोल परफॉर्म करोगे, अब ऑब्वियसली बात है प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है, तो वैसे वो सोसाइटी में सबसे ऊपर हो गया, क्लियर। या प्रेसिडेंट वैसे सोसाइटी में सबसे ऊपर होगा क्योंकि सारे के सारे डिसीजन जो है वो उसके नाम पे लिए जा रहे हैं। तो समाज में हर एक इंसान जो है वो कोई ना कोई रोल परफॉर्म करता है, और ये डिसाइड करना कि किसका रोल कितना इंपैक्टफुल है, क्लियर, वो बेसिकली जो है वो उसको हायरार्की स्टेटस में टॉप पे ले जाता है। और दूसरा कि किसी के एक रोल के से कितने लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कितने लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी में एक मैनेजर है, क्लियर। अब मैनेजर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो मल्टीपल लोगों को जो है वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो मैनेजर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन दी इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कहना भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अगर एक भी चला गया तो कम नुकसान तो होगा, लेकिन ये कि एक चला गया तो दूसरा आ सकता है। लेकिन मैनेजर या लीडर ही चला गया तो उनको मैनेज करने के लिए नया लीडर लेके आना जिसको वो सब एक्सेप्ट करें, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मैनेजर का जो रोल होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजर का स्टेटस ऑटोमेटिक सी बात है हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। समझाई खाने की नहीं? ठीक है। तो रोल जो है वो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी का काम क्या होता है, हर एक इंसान को रोल एलोकेट करना। और जब वो रोल एलोकेट करेगी तो वो कोशिश करेगी कि जो बेटर इंडिविजुअल है उसी को ही रोल एलोकेट किया जाए।
और तीसरी चीज वो क्या करेगी कि रोल को और बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट करनी चाहिए। और लोग जो हैं वो ट्रेनिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब अगर मान लो मैंने डॉक्टर बनना है, मेरे को पता है मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो वो कंप्लीट की हुई है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यार सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब कौन सी है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जी आईएएस सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, जैसे डॉक्टर जो है वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है। तो मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है जी, मैं आईएएस कि मैं उस रोल में जाना चाहता हूँ, मैं उस रोल को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो उस रोल के साथ क्योंकि एक प्रेस्टीज एक स्टेटस जो है वो अटैच्ड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दूंगा। मैंने वो एग्जाम को मान लीजिए क्लियर कर दिया, उसके बाद सरकार जो है वो मेरे को ट्रेनिंग देगी, क्यों, ताकि मैं उस रोल को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। तो ट्रेनिंग वगैरह जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है। और उसके साथ साथ मैं जो ग्रेजुएशन के बाद शायद कोई नौकरी कर भी सकता था, लेकिन मैंने कोई नौकरी नहीं की, अपनी पैसा जो है उसको साइड कर दिया और उस एग्जाम के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए जो वो प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। क्यों, ताकि मैं उस रोल में फिट हो सकूं। तो मैंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज किए, मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए, क्लियर, ताकि मैं उस रोल को जो है वो अचीव कर सकूं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये दोनों कहते हैं कि जब भी कोई इंसान एक बड़ा रोल परफॉर्म करता है जिसके कारण उसका स्टेटस समाज के अंदर बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए उसने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, उसके लिए उसने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए होते हैं। तो इनके लिए जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, समाज में डिवीजन है, उसके अलग अलग दायरे हैं। जैसे मान लीजिए जब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अभी तो हम कास्ट की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोग एग्जाम वगैरह जब अपना क्लियर कर लोगे, क्लियर, तो मान लीजिए आप सारे के सारे लोग जो आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए, तो फिर वहां पे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कास्ट के हो, किस धर्म के हो। और जब वहां पे शादियां होती है तो हमेशा देखना, हमेशा एक लाइन सुनना, वहां पे ये नहीं बोला जाता है कि हिंदू जो है उसने मुस्लिम से शादी की या इस कास्ट ने उस कास्ट से शादी की। हमेशा कहा जाता है कि आईएएस ने आईपीएस से शादी की, आईपीएस ने आईएएस से शादी की, उसने आईआरएस से शादी की, क्लियर। क्योंकि वो अपने आप में ही, क्योंकि उनका एक डिफरेंट प्रेस्टीज है, वो अपने आप में ही एक क्लास आजकल के जमाने में जो वो बन चुकी है। क्योंकि क्लास हमेशा क्या होती है, क्लास हमेशा ये एक चीज है जो अपने साथ एक स्टेटस, अपने साथ एक प्रेस्टीज कैरी करती है। वो प्रेस्टीज और स्टेटस ज्यादा सुपीरियर भी हो सकता है और जो है वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। तो क्लास आज के लिए आईएएस वगैरह जो है वो आपके एक सुपीरियर क्लास के रूप में जो उनको देखा जाता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन वैसे तो कास्ट इन सारी चीजों में समझी जाती है, लेकिन हम लोग इन छोटी छोटी जैसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखी जाती है कि अच्छा बीजेपी है कि ये कांग्रेस है, तो उसमें भी डिवीजन होता है उन दोनों लोगों के बीच, क्लियर। ये जब सरकारें हैं तो उनके साथ भी पार्शियलिटी करती है कि बीजेपी वाले लोग हैं ये कांग्रेस वाले लोग हैं। तो समाज में या बीजेपी वाले आजकल स्टेटस में या प्रेस्टीज में या पावर में ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू कांग्रेस वाले लोग, क्लियर। आई थिंक दैट इज द रियलिटी। अगेन वो चेंजेबल है, कल को सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उसके जो डायमेंशन उसके दायरे हैं वो बहुत अभिन्न भिन्न है, बहुत बहुत अलग है, क्लियर। तो जो आपके डिविडेंड मूड है ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जस्टिफाई करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रोल्स। और ये कहते हैं कि जी देखिए जो अच्छा रोल परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली बात है स्टेटस में वो ऊपर चला जाएगा। तो सब लोग जो है वो बराबर हैं, लेकिन अगेन जैसा वो काम करेंगे, जैसा वो रोल परफॉर्म करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो उनको जो है वो समाज के अंदर स्टेटस मिलेगा। स्ट्रेटिफिकेशन या जो समाज के अंदर डिवीजन है उनमें वो ऊपर या नीचे आएंगे। तो डेविड एंड मूर तो ये रोल वाली सारी कहानी गढ़ के चले गए, लेकिन ये भूल गए कि हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा है ही नहीं। इंडिया के अंदर जो है वो अगर मान लो आप पैसा भी बहुत ज्यादा कमाना शुरू कर देते हो, लेकिन कास्ट जो आपके साथ अटैच्ड है वो कला जो कास्ट है वो हमेशा आपके साथ अटैच्ड रहेगी, क्लियर। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जब कास्ट की बात करते हैं तो वहां पे कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी होगा, बिल्कुल गरीब अपर कास्ट क्लास वाला अपर कास्ट वाला भी होगा, वो भी रिच जो लोअर कास्ट है उसको उन नजरों से नहीं देखेगा, क्लियर, इक्वालिटी की नजरों से नहीं देखेगा, चाहे पैसे में वो उससे बेटर हो। तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि जहां पे रिजिडिटी होती है, यानी कि जिस सिस्टम में रिजिडिटी है, इसका मतलब है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी होगा, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी होगा, वो भी कभी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्लियर। तो इस चीज को तो ये भूल गए। दूसरी चीज ये जो भूले वो भूले कि जो एलीट हैं, अब देखिए आजकल आप लोग देखते हो क्या कि पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स में नॉर्मली तो यही होना चाहिए ना कि जिसमें दम है, इनके अकॉर्डिंगली जिसमें दम है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा और प्रधानमंत्री बनेगा जिसमें दम है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री है, बिल्कुल नीचे से उन्होंने शुरुआत की हुई है। बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी तो देखते हैं कि नेपोटिज्म भी तो है ना पॉलिटिक्स में, कि सीएम का बेटा जब वो आगे सीएम बन रहा है, ठीक है जी, पीएम का बेटा आगे पीएम, उसका बेटा आगे पीएम की दौड़ में है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो एलीट रिक्रूटमेंट है वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटिफिकेशन या जो 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 एक इंडिविजुअल जो है जिसमें पोटेंशियल भी है, जो शायद एक अच्छा रोल परफॉर्म कर सकता है, बट क्योंकि वो उस फैमिली से नहीं है, क्योंकि वो उस कास्ट से नहीं है, तो शायद वो उस रोल को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है।
तो जो एलीट या जो नेपोटिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है इंडस्ट्री के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर या अलग अलग जगहों में समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है वो डेट्रीमेंटल है, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इनका जो रैंक वाला है इसका प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि ये वहां पे तो सही लगता है, जैसे हैव्स और हैव नॉट्स वाले में सही है कि जी ठीक है, कल को एक वर्कर ने कंपनी खोल ली, पैसा कमा लिया, वो हैव्स में शिफ्ट हो जाएगा, वो ईजी है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे किसी ने पैसा भी कमा लिया तो जरूरी नहीं है कि वो कास्ट जो है उसको एक्सेप्ट करे। नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कास्ट डिवीजन है ये थोड़े ब्लर्ड हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो चीज 3000 सालों से एग्जिस्टेड है, 3000 सालों से यहाँ पे मौजूद है, उसको एकदम खत्म करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्लियर? समझ आई कहानी की नहीं आई यहाँ पे? तो देखिए क्या समझे आप लोग कि जो डेविड मूर है उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन 1945 में। क्लियर? वहां पे उन्होंने कहा था कि अगर सिस्टम जो है वो सरवाइव करना चाहता है तो वहां पे जो है वो उनको अपने या रोल एलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस इंसान को रोल एलोकेट किया जाएगा वो अपना 100% जो है उस रोल की परफॉर्मेंस में दे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने किसी को आईएएस बना दिया, दम तो था लेकिन काम नहीं कर रहा है ढंग से, फिर काम किस चीज का वो। क्लियर? ताकि हर एक इंसान अपना काम 100% एफिशिएंसी के साथ कर सके। तो इसने कहा सबसे पहले सारे के सारे रोल जो है वो भरने चाहिए, हर एक इंसान अपना अपना काम करेगा, हर एक रोल में उसी को ही फिट करो जो उस रोल को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो ट्रेनिंग उसको दो, और जो इंसान जिसको रोल दिया गया है उसको अपना रोल जो वो 100% एफर्ट के साथ जो वो प्रॉपर कंचाइंस के साथ जो है उस स्पेसिफिक रोल को वो परफॉर्म करेगा। क्लियर? ये कहानी सारी की सारी कहानी जो आप लोगों को होपफुली समझ आ गई। डन? तो ये तो है आपका डेविड एंड मूर की थ्योरी ऑन द एलोकेशन ऑफ रोल्स। क्लियर? अब देखो क्रिटिसिज्म, देखो क्या है क्रिटिसिज्म। सबसे पहले जो फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, अब देखिए फंक्शनल इंपॉर्टेंस का मतलब समझो क्या है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है कि अभी डेविड एंड मूर ने कहा कि जो इंडिविजुअल जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हायरार्की में या स्टेटस में हमेशा ऊपर आएगा। अब ये डिसाइड करना कि कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो हमेशा जो स्टेटस है उसमें ऊपर आएगा, चाहे वो ऊपर इसलिए आ रहा है कि वो पैसे बहुत ज्यादा कमा रहा है, या चाहे वो ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को जो है, या बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। क्लियर? अच्छा एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। बस आशीष बाबू को दिया। हाँ जी। सॉरी, थोड़ा कोई कभी कभी बीच में यही प्रॉब्लम है, कोई ना कोई अर्जेंट लोग मिलने आ जाते हैं कभी कभी, या कॉल्स आ जाती हैं, तो चल वापिस आइए। हाँ जी। हाँ, तो हम लोग फंक्शनल इंपॉर्टेंस के बारे में जो वो डिस्कशन कर रहे थे। तो फंक्शनल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर स्टेटस वाइज हमेशा ऊपर आता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, काफी लोगों की जिंदगी बचा रहा है। लेकिन एक चीज सोचो यार, जो गार्बेज कलेक्टर है स्टेटस में तो वो ऊपर नहीं आ रहा है। गार्बेज कलेक्टर स्टेटस में तो सोसाइटी या समाज जो है उसको बहुत उत्तर उस नजरों से नहीं देख रहा है जिस नजरों से जो वो डॉक्टर को देख रहा है। बट प्रॉब्लम या जो रियलिटी है वो ये है कि जो गार्बेज कलेक्टर है, अगर वो गार्बेज इकट्ठा नहीं करेगा तो बीमारियां फैल जाएंगी शहरों में, गाँव में। क्लियर? कि उनका इलाज फिर डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि गार्बेज कलेक्टर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मेन जो इन्होंने फंक्शनल इंपॉर्टेंस दी हुई है, क्लियर, कि जो जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस करती है
उन लोगों के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। अब साथ में आप एक चीज और समझिए यहाँ पे कि जो सोशोलॉजिस्ट होता है वो हमेशा समाज को ही देखता है, वो देखता है कि किसको इंपॉर्टेंस मिलती है किसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो इसने जो ग्राउंड बनाया था कि जो ज्यादा लोगों को जो है वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है या जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन गार्बेज कलेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म है इसका। दूसरा जो है कि पावर एंड रिवॉर्ड्स। देखिए बहुत बार क्या होता है कि किसको कौन सा रोल मिलेगा ये उसकी पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं करता है, ये किस परिवार से वो बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक टाइम पे अगर मैं बात करूंगा कि गवर्नर वगैरह जो अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे गवर्नर वही अपॉइंट हो रहे हैं, वो नहीं अपॉइंट हो रहे हैं जो बनने चाहिए, वो अपॉइंट हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी के साथ जो वो जुड़े हुए हैं। यानी कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड दे रही है, इसमें किसी की क्वालिफिकेशन इसमें किसी की एक्सपर्टीज जो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो ये भी क्रिटिसिज्म है कि रोल जो है वो ऑटोमेटिकली ही जो भी मेहनत करेगा जो भी सेक्रीफाइसेस करेगा उसको रोल जो है वो मिल ही जाएगा। तीसरी बात है पूल ऑफ टैलेंट। अब देखिए कहानी क्या है कि नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जी जो डॉक्टर जितने बन गए हुए हैं, क्लियर, उनका स्टेटस जो है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्लियर। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं लेकिन किसी चीज के अभाव के कारण, चाहे कास्ट के कारण, चाहे पैसा नहीं है, माँ बाप स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, किसी भी रीजन के कारण जो है वो जो पोटेंशियल लोग हैं वो कभी उस रोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो पूल ऑफ टैलेंट जो वो बहुत ज्यादा एग्जिस्टेड करता है या बहुत ज्यादा जो है वो मौजूद रहता है। लेकिन अगेन दूसरी बात ये भी रहती है कि मान लीजिए कि जो सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो एक ही बनेगा, क्लियर, कैबिनेट सेक्रेटरी एक बनेगा, चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट में एक बनेगा, लेकिन आईएएस ऐसा थोड़ी है ना कि बाकी लोग जो है उससे बेटर नहीं है। तो कैबिनेट जो सेक्रेटरी है उसका स्टेटस हमेशा जो है वो ऊपर होगा। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए डेट्रीमेंटल है, उन लोगों के लिए जो है वो नेगेटिव है जो बाकी सेम एक्सपर्टीज के साथ वहां पे बैठे, पर क्योंकि उस पोजीशन में एक ही बंदा बैठ सकता है तो उन लोगों को वहां पे बैठने का मौका नहीं मिल रहा है, क्लियर। तीसरा जो है वो ट्रेनिंग। अब यहाँ पे कहा इसने, डेविस एंड मूर ने कहा कि जी हम लोग ट्रेनिंग इसलिए लेते हैं या लोग सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द ट्रेनिंग ताकि वो उस रोल के ऊपर पहुंच सके, उस स्टेटस के ऊपर पहुंच सके। लेकिन एक चीज समझो, अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आप लोग जो है वो स्टूडेंट लाइफ में हो, क्लियर, तो क्या हम उसको स्टूडेंट लाइफ में हो ताकि आप आगे जो भी जॉब वगैरह आप करना चाहते हो उसके लिए प्रिपेयर कर सको। तो जो स्टूडेंट लाइफ में आप हो, क्या उसको हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो है वो बहुत सफरिंग कर रहे हो? आप लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें भी सीख रहे हो, क्लियर। तब तो आपको लग रहा है कि बहुत पेनफुल है, नो डाउट, चाहे मन करे पढ़ने का ना करे वो अलग चीज है, क्लियर। लेकिन स्टूडेंट लाइफ पे जो वो है जहाँ पे तुम नई नई चीजों को सीखते हो, लर्न करते हो, तो वो तुम्हारे लिए वैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, तुम सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, तुम तो नई नई चीजें जो वो सीख रहे हो। देखो जो क्रिटिसाइज, नो डाउट कुछ लोग सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते तो हमने एक पॉइंट को पिक करना होता है और उसी के ऊपर जो वो चीजों को आगे खींचना होता है। अगली बात है मोटिवेशन सोशल डिवीजन। अब आप खुद सोचिए कि पहले डिसाइड हो चुका है कि ये लोग जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है ये हमेशा स्टेटस में ऊपर रहेंगे। हम लोग मान लीजिए गरीब है, हम स्टेटस में कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे, एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं जा पाएंगे मान लेते हैं। तो वो हमेशा मेरे लिए डिमोटिवेटिंग रहेगा, हमेशा हम लोगों के लिए डिमोटिवेट रहेगा। हम लगेगा यार कि हम जब वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, उस स्टेटस को अचीव ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे होने का फायदा क्या है? तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल जो स्टेटस पे नहीं बैठा हुआ है वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन जो है या डिमोटिवेटेड जो है वो फील करेगा। और उसके साथ साथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण क्योंकि अलग अलग डिविजन्स बन रहे हैं समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर, तो जो जितने ज्यादा सोसाइटी के अंदर डिवीजन बनेंगे उतने चांसेस रहेंगे कि वो समाज के अलग अलग लोग जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करें या कंफ्लिक्ट करें। तो सोसाइटी के अंदर ड्यू टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है? हम लोगों को कंफ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो हम लोगों को डेविस एंड मूर के देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारी फंक्शनलिस्टिक थ्योरी है, इसके बाकी जो क्रिटिसिज्म है वो ये भी है कि यार एलीट रिक्रूटमेंट जो है वो उसको जो है वो इसमें इंपॉर्टेंस नहीं देगी। इसका क्रिटिसिज्म जो है वो आपका ये भी है कि जो फंक्शनलिस्टिक जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो समाज में क्योंकि इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसको जस्टिफाई करना जो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्लियर। तो ये थे हमारी सबसे पहले फंक्शनलिस्टिक अप्रोच किसके लिए? ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग इसकी, दूसरे हैं हमारे कार्ल मार्क्स। तो देखिए अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूंगा तो याद करो कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो है, तो कार्ल मार्क्स की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो सीधी सीधी थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए समाज के अंदर दो अलग अलग क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। एक क्लास जो है वो है हैव्स और दूसरी क्लास जो है वो है हैव नॉट्स।
एक क्लास हैव्स है, दूसरी क्लास जो है वो हैव नॉट्स है। तो उसने कहा कि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में है। इसके साथ साथ याद करिए कार्ल मार्क्स ने जो वो अलग अलग तरह की सोसाइटी की भी जिक्र की थी। कार्ल मार्क्स ने प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में भी बताया था। तो प्रिमिटिव सोसाइटी को उसने कहा था कि वहां पे एक ऐसा सिस्टम था जहां पे ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे। तो उसने उसको प्रिमिटिव कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है उसका नाम दिया था। क्लियर? तो वहां पे सारे लोग बराबर थे। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एक ऐसा टाइम जरूर था जहां पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म हुआ करता था, यानी कि जहां पे समाज में सारे लोग बराबर थे, किसी तरह की जो डिवीजन है वो ये स्ट्रेटिफिकेशन है वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे मास्टर और स्लेव दो तरह की स्ट्रेटिफिकेशन हुई। उसके बाद जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स दो तरह की और डिवीजन हुई। और उसके बाद कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो दो क्लासेस बनी वो कौन सी बनी? हैव्स और हैव नॉट्स बनी। क्लियर? तो हमेशा कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो किसके ऊपर है? देखो यहाँ पे जो मास्टर है वो प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, जो आपका लॉर्ड है ये भी प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, यानी कि एक प्रॉपर्टी का ओनर हो गया और दूसरे वो जो उस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। ये जो हैव्स है ये फैक्ट्री या जो कंपनीज हैं उनको ओन कर रहे हैं। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उसने जो डिवीजन दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, तो क्लास डिवीजन का जो इसका प्रीमाइस था वो सिर्फ ये था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी चाहे कुछ मर्जी हो, प्रॉपर्टी जमीन हो, प्रॉपर्टी कंपनियां हो या फैक्ट्रियां हो, वो जो है वो हमेशा डोमिनेट करता है, उसका स्टेटस हमेशा ज्यादा होता है, उसके पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज होती है, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज होती हैं, और वो दूसरे लोगों का शोषण करता है, दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो हैव नहीं, हमेशा हैव नॉट्स को जो है वो क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे। और ये हमने कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उसमें काफी डिटेल में पढ़ा हुआ था। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हैव नॉट्स हैं वो हैव्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, इनको खत्म करेंगे, और पूरे का पूरा जो समाज है उसमें फिर से जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी में इक्वालिटी थी, यानी कि सारे के सारे लोग बराबर थे, किसी भी तरह का क्लास डिवीजन नहीं था, उस सिचुएशन पे वो पहुंचेंगे जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिज्म कहा गया। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर? तो कार्ल मार्क्स जो है वो पूरे का पूरा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। कार्ल मार्क्स इसको जस्टिफाई करने का कोशिश नहीं करता है। वो कहता है कि ये एक ऐसे सिस्टम की उपज है जो सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, जिसके कारण समाज या सोसाइटी के अंदर हम लोगों को बराबरता, इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण समाज में इंस्टेबिलिटी है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यही कारण है कि इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बिल्कुल खत्म करने की जिक्र करता है, बिल्कुल खत्म करने की बात करता है। समझ आई कार्ल मार्क्स वाली थ्योरी? तो चलिए, ये तो हम लोगों ने और भी डिटेल में जो क्रिटिसिज्म वगैरह है वो हम लोगों ने वहां पे देखा ही था। तीसरे आ जाते हैं मैक्स वेबर। अब देखो मैक्स वेबर जो है उनका भी जो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही है, या इनका जो पर्सपेक्टिव है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? यानी कि ये देखते हैं कि एक मार्केट के अंदर जो है, मार्केट हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। एक मार्केट के अंदर जो है वो जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखी जाती है तो वो सिर्फ क्लास बेसिस के ऊपर नहीं होती है, वो क्लास के साथ साथ स्टेटस और जो पार्टीज हैं उनका भी इनके द्वारा जो जिक्र किया वो इस बेसिस के ऊपर भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकती है। जैसे क्लासेस की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, या इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड करता हूं और ताकि आपको समझ आए। देखिए यूरोपियन सोसाइटी में या जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है उसमें क्या रहता है? उसमें कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है वो भी दो तरह के लोग होते हैं, या तो कुछ लोग जो है वो मैनुअल वर्कर होते हैं, या कुछ लोग जो है वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। अब आप खुद समझिए कि जो इंसान जो है वो आजकल आईटी कंपनी के अंदर बैठ के कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है और 15 20 25 साल से काम कर रहा है, तो उसका करोड़ों के पैकेजेस लगे हुए हैं स्पेसिफिक टाइम पे, तो उसके पास वो कंपनी की ओनरशिप तो नहीं है, ना ही उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना ही उसके पास कोई वेल्थ है, मतलब पैसा है, मतलब कोई ऐसा एसेट है जिससे वो पैसा जो है वो जनरेट कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो पैसा या मनी जो है वो हर टाइम हर समय जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट कर रहा है। क्लियर? तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो कार्ल मार्क्स कहता था कि दो ही तरह की क्लासेस होती हैं, कौन सी? हैव्स और हैव नॉट्स। ये कहता है कि ऐसा नहीं है जी, क्लासेस जो है वो चार तरह की होती हैं। कैसे? सबसे पहले आ जाती है अपर क्लास। अब देखो अपर क्लास वो है जिसके पास या जिसका स्टेटस हमेशा सबसे ऊपर होगा। ध्यान रखिए चाहे सीईओ भी होगा
लेकिन जो ऑनर होगा उस कंपनी का, उसका स्टेटस हमेशा उससे ऊपर होगा। क्लियर? लेकिन सीईओ भी उसके मुकाबले कोई कम नहीं होगा। क्लियर? लेकिन पहले हमेशा आएगी अपर क्लास। अपर क्लास को इसने कहा कि अपर क्लास वो होगी जो प्रॉपर्टी को रख रही होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, चाहे फिर वो जमीन होगी चाहे वो फैक्ट्री होगी। क्लियर? उसके बाद दूसरा इसने कहा व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है जी, स्टेटस में दूसरी क्लास जो यहां पे आएगी वो आएगी व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब वो लोग होंगे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन वो टेक्निकल काम कर रहे होंगे, साइंटिफिक काम कर रहे होंगे। क्लियर? जिसके कारण वो कंपनी जो है या कोई भी कंपनी जो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होगी। तो व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो लोग हैं वो स्टेटस में दूसरे नंबर पे आएंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे बिल्कुल छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, या जिनको हम लोग पैटी बुर्जुआ कहते हैं, तो तीसरे नंबर पे पैटी बुर्जुआ आ जाएंगे। क्लियर? और चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे? ये पैटी बुर्जुआ वो जिनके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ही कम है, छोटी सी प्रॉपर्टी, जिससे वो स्टेटस में जैसे दुकानदार है। क्लियर? अपर क्लास में कौन आ गया? जो बहुत बड़ा आपका बिजनेसमैन है, जिसका अपना बिजनेस है, जिसकी एक अपनी अपनी कंपनी है। क्लियर? पैटी बुर्जुआ के बाद तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आ गए तुम्हारे मैनुअल वर्कर्स। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले जो डिफरेंस है मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स की क्लास क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि क्लास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास को कैसे कैटेगराइज करना है। तो कार्ल मार्क्स जो वो दो तरह से क्लास को कैटेगराइज करता है, लेकिन मैक्स वेबर जो वो चार तरह से करता है। कुछ ऐसे थिंकर्स होंगे अभी, क्योंकि एक हमारा टॉपिक भी है कि क्लासेस के या क्लास बेसिस के ऊपर जो हम लोगों ने स्ट्रेटिफिकेशन करनी है। क्लियर? तो कई लोग 6 तरह की भी क्लासेस का जिक्र करते हैं। किसी ने जो वो यूएसए की एक सिटी जो है उसको स्टडी किया था, तो वहां पे उसने उसको 6 तरह से जो वो कैटेगराइज किया था कि 6 क्लासेस में हम लोग जो है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको विभाजित कर सकते हैं। तो आप लोग क्या समझ रहे हो कि कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर जो वो क्लास की बात भी कर रहा है और उसके साथ साथ वो स्टेटस को भी लिंक कर रहा है। तीसरा जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो पार्टीज हैं जो कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना हुआ है जो क्लास के बेसिस के ऊपर भी है और वो स्टेटस के बेसिस के ऊपर भी है, वो उसका भी जिक्र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेटिंग पोजीशन आजकल है वो पॉलिटिकल कोई मान लीजिए बीजेपी का प्रेसिडेंट है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस कास्ट का है किस धर्म का है, वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। प्रधानमंत्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस कास्ट का है किस धर्म का है, चाहे वैसे इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो उसको पूरा हिंदुस्तान जो वो जो है वो उसके सामने झुकेगा, वो स्टेटस में हमेशा ऊपर होगा। क्लियर? और मान लो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करो कि पार्टीज कैसे क्लास प्लस स्टेटस में चलती है। देखिए क्लास तो प्रॉपरली जो है वो आपका 4 तरह की क्लासेज आ गई। क्लियर? जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कास्ट मौजूद है, 4 तरह की कास्ट मौजूद है। तो वहां पे आजकल जिस तरह की जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पे किसी भी कास्ट का इंडिविजुअल जो है वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, और किसी भी कास्ट का इंडिविजुअल किसी का नीचे आ जा सकता है, किसी का ऊपर आ सकता है। यानी कि किसी का बहुत रिच हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, और किसी कास्ट का जो वो बहुत गरीब भी हो सकता है, मैनुअल वर्कर भी बन सकता है। क्लियर? अब समझिए कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग हो रही है, तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस जात का है किस धर्म का है, वहां देखा जाएगा कौन सबसे बड़ा पैसा, जिसको सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो वहां पे जो सारे लोग बैठे, वहां पे जो कैटेगराइजेशन हुई कि कौन बेटर है, किसकी प्रेस्टीज अच्छी है ना, कौन टॉप पे आएगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास हुई कि जी पैसा इसके पास ज्यादा ही पहला आ गया, इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा आ गया, इसके पास तीसरे नंबर पे तीसरा आ गया। लेकिन जब स्टेटस के ऊपर सर्टिफिकेशन होने की बात आती है, तो स्टेटस में ऐसा हो सकता है कि वही इंडिविजुअल जो वो बाहर समाज में सोसाइटी में जो वो एक शादी में गया हुआ है, तो वहां पे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना पैसा कमा रहा है कितना अमीर है। वहां पे लोग देखेंगे कि वो किस जात का है, उसको कास्ट के साथ जो है वो रिलेट करना शुरू करेंगे। तो जो स्टेटस उसका उस कम्युनिटी में था जहां पे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, वो स्टेटस उसको दूसरी जो सेम सोसाइटी के अलग सिस्टम के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तीसरी बात, पार्टीज। पार्टीज में मैंने कहा कि यहाँ पे क्लास और स्टेटस दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो हमारे देश में मिनिस्टर बन गया, और सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है वो अपर कास्ट का है। सिमिलरली सेम मिनिस्टर बन गया लेकिन वो अपर कास्ट का नहीं है, वो लोअर कास्ट का है। तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सिस्टम है या थोड़ा सा जो एक्सेप्टेंस है समाज या सोसाइटी के अंदर, वो हम लोगों को चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज भी वो सिस्टम है, नहीं होना चाहिए, सब लोग इसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है समाज या सोसाइटी की, उसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। क्लियर? तो सारी की सारी कहानी क्या है कि जो पार्टीज हैं वो आजकल अपना एक अलग से स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम बन चुकी है, जहां पे क्लास स्टेटस का मिश्रण होके लोग जो हैं वो हायरार्की में ऊपर या हायरार्की में नीचे आना शुरू कर गए हैं। तो यहाँ पे ना हमेशा
यहाँ पे हमेशा ये इंटरप्ले होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है या सबसे इंपॉर्टेंट जो वो स्टेटस है। क्योंकि जब ये लोग, अब देखिए मैक्स वेबर बात कर रहा है क्लास की, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिच और पुअर की बात कर रहा है। तो आजकल का जो जमाना है वहां पे किसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सोशल वर्कर है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। अब पैसा तो है नहीं उसके पास, लेकिन समाज में उसका स्टेटस, उसके प्रेस्टीज जो वो किसी बिजनेसमैन से ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है, या कुछ लोग या कुछ थिंकर ऐसे कहते हैं कि आजकल रिच पुअर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल जो स्टेटस है, जो समाज के अंदर तुम्हारी एक्सेप्टेंस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारी प्रेस्टीज। क्योंकि सोशल सर्टिफिकेशन सारा लिंक ही किसके साथ है, तुम्हारा प्रेस्टीज, वेल्थ, पावर, नो डाउट 3 चीजें उसमें आती है, क्लियर। लेकिन आजकल जो प्रेस्टीज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करती है, जहां पे शायद आपके पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रेस्टीज इतनी है, लोग रिस्पेक्ट इतनी करते हो कि आप हायरार्की में, सोशल सर्टिफिकेशन में हमेशा ऊपर आ जाओगे, आपकी बातें सारे लोग सुनेंगे और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप लोगों के लिए सुपीरियर हो, क्लियर। तो ये बहुत इंटरप्ले, जैसे यार बाकी सब छोड़ दो, आज से 3 4 5 साल पहले ये जो बड़े बड़े मूवी स्टार होते थे, है ना, ये बहुत मतलब बड़ी गेम हुआ करती थी, यही सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गया हुआ है। तो इस एक्टरी भी, एक्टरों और मॉडल जो है उन्होंने भी यूट्यूब चैनल और ये इंस्टा उस्टा बनाई हुई है, क्लियर। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर है, जो मैं आप हम में से कोई भी लोग है जो यूट्यूब पे या फेसबुक या इंस्टा जो भी है इसके ऊपर जाके रील बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्लियर। अब वो स्टेटस में काफी मूवी स्टार से भी ऊपर हो गया। वो पैसा जब चार्ज करते हैं तो मूवी स्टार उतना पैसा नहीं लेते जितने पैसा ये आजकल इन्फ्लुएंसर ने लेना शुरू कर दिया हुआ है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो डिसाइडिंग फैक्टर था कि जी शाहरुख खान सबसे ऊपर है क्योंकि वो रिच क्लास को बिलोंग करता है, तो अब हो सकता है कि ये जो बाकी भुवन बाम और ये जितने भी जो है लड़के हैं, ठीक है, ये जो इंस्टाग्राम के ऊपर या जो फेसबुक यूट्यूब के ऊपर जो वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो भी स्टेटस वाइज जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन में कुछ सिचुएशन में उनके ऊपर आना शुरू कर गए हैं। तो समाज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ये बेसिकली आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है, जहां पे लोगों को देखिए स्टेटस और जो पावर या क्लास उसकी बात देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बाहर जाके किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे, वो फोन निकाल लेंगे, उसकी फोटो खींचेंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे और वो लाइक देख के खुश हो जाएंगे। तो अब हम लोग जो है वो ज्यादा फोटो क्लिक, इंटरनेट, ये शायद ज्यादा हमें चीजें जो इंपॉर्टेंट होगी रेदर देन रियल पर्सनैलिटी। तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है, गरीब है, किस कास्ट का है ना, हमें अपना फोन चाहिए, उसके ऊपर हम टिक 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 करते रहेंगे। तो शायद ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, अब स्ट्रेटिफिकेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे कर दिया कि किसके कितने जो है वो हैं, कितने लाइक हैं किसी के पास या कितने उसके सब्सक्राइबर हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन पोस्ट मॉडर्निज्म में थोड़ी डिफरेंट हो रही है, वो मॉनिटरी नहीं है, ठीक है, वो व्यूज के ऊपर है, वो सब्सक्राइबर के ऊपर है, वो कितने लोग जुड़े हो, कितने ब्रांड आपके साथ जुड़े हैं वो उसके साथ है। तो देखिए सोशल सर्टिफिकेशन जो वो डायनेमिक कंसेप्ट है, चेंज ये होता है। मैंने बताया था आपको कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में जाते जाते 300 400 साल लग गए। लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म इरा है, यहाँ पे एक्टरों से इन्फ्लुएंसर ज्यादा पॉपुलर होते हुए जो 3 4 साल ही लगे, मतलब इसको हम लोगों ने अपनी जो करंट जनरेशन है उसमें भी जो है वो फेस कर लिया है, क्लियर। तो ये जो मैं बात आपके साथ बता रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट के साथ हम लोग रिलेट करें क्योंकि हमारे टॉपिक, हमारे सिलेबस का ये डायरेक्ट हिस्सा है, वो है क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास जो है वो आपका कंप्लीटली एक चेंजिंग कंसेप्ट है, ठीक है। क्लास में जब हम लोगों को ट्रांजिशन होती हुई देखने को मिलती है, हैव्स नाउ हैव नॉट जो वो हैव्स में चले जाते हैं और रिवर्स भी हो सकता है, चांसेस हैं, क्लियर। मैक्स वेबर के द्वारा जो क्लास है, क्लियर, उसके बारे में डिस्कस किया गया, क्लास प्लस स्टेटस, और बाद में पॉलिटिकल पार्टीज, क्लास प्लस स्टेटस को ऐड किया गया। जो कार्ल मार्क्स था उसने सिर्फ जब क्लास की बात की तो उसने इकोनॉमिक, ओनली इकोनॉमिक बेसिस, वो भी किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके बेसिस के ऊपर असेसमेंट की, क्लियर। जब हम लोग जो हैं वो फंक्शनलिस्टिक की बात करेंगे तो वहां पे उन्होंने क्लास की जो जिक्र की वो किसके बेसिस के ऊपर की, उन्होंने की कि कौन क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, कौन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो समाज के लिए जरूरी है, इसलिए शायद जब वो उन रूल्स को वो परफॉर्म कर रहा है, क्लियर। तो क्लास के ऊपर सारे के सारी इनकी ये थिंकिंग रही है। आजकल की जो चीजें हैं वो बहुत अलग अलग थिंकर जब आए तो उन्होंने क्लास के ऊपर उन्होंने कहा यार कि अब स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, या आजकल क्लास में जो यंग लोग हैं वो क्लास हायरार्की में, देखिए आप समझिए स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। अब ये जो आईएएस है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक क्लास हो गई है, क्लियर। तो आप लोग देखिए कि आजकल आईएएस ऑफिसर भी है ना इंटरनेट के ऊपर कितने ज्यादा एक्टिव है, क्लियर। और ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ज्यादा से ज्यादा सब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हम लोगों को उनके देखने को मिलते हैं। तो वो उसको उनको इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, वो एक एलीट क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, वो एक आईएएस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं।
तो आजकल जो क्लास के बीच में जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक डिवीजन है वो थोड़े से ब्लर्ड होते हुए देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप क्लास क्लूज और कास्ट या स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट ही रहा है, अब ये जो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया है, तो लोग जो है वो फिर वो ये ना बैक टू दी फार्मर्स गार्डन कि चलो अब जाओ, और बोलते ना कि डायरेक्ट फ्रॉम दी फार्मर्स गार्डन। तो पहले तो हम बड़े बड़े मोहल्लों से लिया करते थे सब्जियां, अब हम सोचते हैं यार कोई किसी के खेत से उठा ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें उतने ज्यादा पेस्टिसाइड जो वो नहीं लगे होंगे, वो उतना एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा जितने जो है वो इन बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं इनमें खतरनाक होगा। तो कहानी सिंपल से क्या है कि चीजें जो वो काफी ट्रांजिशन में आ रही है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो अब उसमें डिवीजन बहुत ज्यादा आप लोगों को क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग जो कार्ल मार्क्स और जो मैक्स वेबर है उसके बीच में जो वो डिवीजन देख लेते हैं। देखिए, जो कार्ल मार्क्स है उसने ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर जो है वो क्लास को जो है वो कैटेगराइज किया। और जो मैक्स वेबर है उसने क्लास के साथ साथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्टेटस और जो पार्टी है उसके बेसिस के ऊपर भी कैटेगराइज किया। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ 2 तरह की क्लासेस की बात की, मैक्स वेबर जो उसने 4 तरह की क्लासेस की बात की। क्लियर? जो मैक्स वेबर है उसने इंडिविजुअल पोजीशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसने सिर्फ प्रोड्यूस जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसके बेसिस के ऊपर कि एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोड्यूस करवा रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हैव्स और हैव नॉट्स में डिवीजन किया। इसने जो डिवीजन किया, इसने इंडिविजुअल डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? कि मार्केट में जहां पे इंसान जो है वो प्रॉपर्टी अगर किसी के पास हो भी ना, फिर भी वो स्टेटस में दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे भी पहुंच सकता है। इसका जिक्र जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। क्लियर? जो मैक्स वेबर है उसने पोलराइज्ड सोसाइटी की बात की, जहां पे लोग जो है हथियार उठा लेंगे, दूसरों के खिलाफ एक दूसरे से लड़ेंगे। किसी भी तरह की पोलराइजेशन की बात या रेवोल्यूशन की बात जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा नहीं की गई। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो डिवीजन है वो हम लोगों को मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के बीच में देखने को मिलते हैं, जो मैंने इनडायरेक्टली जो वो हमारी क्लास के अंदर सारे के सारे डिस्कस कर लिए। क्लियर? अब जितने मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, फंक्शनलिस्टिक अप्रोच, वो क्लास के बारे में क्या कहते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा थोड़ा देख लो, क्योंकि मेन ये 3 ही है, इन्हीं तीनों के ऊपर आधारित बाकी है। जैसे एक है आपके एरिक राइट है, तो इन्होंने 3 तरह की क्लासेस डिवाइड की। इन्होंने कहा पहले है अपर क्लास हु कंट्रोल द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, जिनके पास पैसा है। मिडिल क्लास हु कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। लोअर क्लास जो लिविंग वेजेस हैं। क्लियर? तो राइट जो है उसने 3 तरीके से जो है वो जो क्लासेस है उनको डिवाइड किया। क्लियर? और जो अपर क्लास है इसको माना गया कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। अपर क्लास इसलिए पावरफुल है क्योंकि मिडिल क्लास को भी कंट्रोल कर रही है, पैसा तो यही दे रही है इनको टेक्नोलॉजी लेने के लिए, और उसके साथ साथ अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को भी कंट्रोल कर रही है। जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके नीचे काम कर रही है, स्टेटस में नीचे है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन राइट ये कहता है कि लोअर क्लास जो है वो एक ऐसी क्लास है, अगेन क्योंकि वो मैनुअल वर्कर है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, शायद जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उनकी उनकी ओनरशिप कभी नहीं ले सकते, तो लोअर क्लास जो है वो कभी भी किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्लियर? इसके अलावा जो है वो जैसे बॉटम मोर है, बॉटम मोर ने क्या किया, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और पीजेंट्री, ये थोड़ा सा जो है वो आप लोगों का जहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपके खेती वाले करने वाले लोग आगे, कंपनियों में काम करने वाले लोग आगे, मिडिल क्लास आ गई जो अपर मैनेजमेंट में लोग हैं, और अपर क्लास आ गई जो कहीं ना कहीं सारी चीजों को रूल कर रही है। अब ध्यान रखिए, बॉटम मोर जो है वो इसका मेन मतलब क्या है कि देखिए रूरल में क्या होगा, रूरल में भी अपर क्लास होगी जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होगी, और दूसरी पीजेंट्री होगी जो लोएस्ट में आएगी। अर्बन एरिया में जो है वहां पे भी अर्बन क्लास होगी, वो कौन सी होगी, अर्बन एरिया में जिनके पास फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी। क्लियर? और वहां पे दूसरे नंबर पे जो आप लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी, मिडिल क्लास देखने को मिलेगी, जो उन्हीं में मैनेजमेंट के ऊपर जो लोग बैठे होंगे या टेक्निकल डिसीजंस ले रहे होंगे वो मिडिल क्लास होगी, और वहां पे आप लोगों को साथ में जो वर्किंग क्लास के मैनुअल वर्कर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? इसके साथ साथ जो गिडन्स है, एंथनी गिडन्स है, इनके द्वारा जो है वो क्लास पावर की 3 चीजें कही गई है। इन्होंने कहा है जी पावर जो है वो 3 चीजों में है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन और फिजिकल लेबर पावर। क्लियर? इन 3 चीजों के बेसिस के ऊपर जो वो क्लास डिवीजन होता है, जो हम लोगों ने अभी स्पेसिफिक टाइम पे जो वो डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 तरह के डिवीजन किए गए। क्लियर? लॉयड वार्नर के द्वारा, इसमें इसने कहा कि अपर अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, लोअर अपर क्लास, लोअर लोअर क्लास। क्लियर? यानी कि बिल्कुल ही गरीब हो गए, थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ऊपर, थोड़े से वो जिनके पैसे जिनके पास थोड़े बेटर हैं, थोड़ा रिच, ऑलमोस्ट रिच एंड रिच। क्लियर? तो इसने 3-4 तरह की कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड कर दिया,
और इसने जो ग्राउंड लिया वो लिया कि इनकम कितनी है, नेचर ऑफ प्रोफेशन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेसिस के ऊपर उसने 6 तरह के जो है वो क्लास डिविजन्स किए। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो आपके जो गोलथॉर्प है उन्होंने यही कहा कि जो प्रोलेटेरियन ट्रेडिशनलिस्ट हैं दे आर ऑलरेडी इन डिक्लाइन एंड वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू वर्किंग क्लास। अब देखिए इस स्पेसिफिक टाइम पे एक ऐसा टाइम आ चुका है जहां पे बहुत ज्यादा मैनुअल वर्कर जो है, मतलब अगर कोई बिल्कुल मैनुअल वर्कर भी होगा, जैसे अगर हमारे पास भी जो मैनुअल वर्कर है वो भी सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी वगैरह जो वो चला लेते हैं। क्लियर। तो अब वो वाला सिस्टम नहीं होगा जहां पे मैनुअल वर्कर का मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी को नहीं पता है उसका, वो हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो अब धीरे धीरे जो वर्किंग क्लास है वो नई वर्किंग क्लास जो है वो हर एक चीज को जो है वो रिप्लेस कर रही है। क्लियर। जो केन रॉबर्ट्स हैं, क्लियर, उन्होंने यही कहा कि जो मैनुअल वर्कर्स है वो अपने आप को वर्किंग क्लास के रूप में देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं जी अभी भी बहुत ज्यादा काम है या अभी भी हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन रियलिटी में अब ऐसा नहीं है। अब देखिए इस स्पेसिफिक टाइम पे जो टेक्निकली थोड़ा सा तेज है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोविड का टाइम था। क्लियर। अब मान लीजिए जो बार्बर है, अब बार्बर जो उसकी दुकान तो बंद होगी, तो जो टेक्निकली थोड़ा ठीक होगा इसने अर्बन क्लैब वगैरह जो उसको इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करा दिया होगा और उन्होंने उनको कोविड के टाइम पे भी प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट दी। लेकिन वो इंसान, वो इंडिविजुअल जो सोच रहा था कि नहीं जी दुख सब खुलेगा और मैं लोगों मैं नहीं जाऊंगा जी ऑनलाइन, मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं, मेरा समझ नहीं आता मेरे को, तो उसको लग तो रहा है कि वो मार्केट की डिमांड में है, लेकिन रियलिटी में वो वर्किंग क्लास नहीं, वर्किंग क्लास जो है आजकल वो है जो हर एक चीज जो है या टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रॉपरली यूज कर पा रही है। क्लियर। इसके साथ साथ जो बॉर्डियो है, क्लियर, उन्होंने जो है उन्होंने यही कहा कि जो जो लोग हैं या जो सोशोलॉजिस्ट है वो मार्केट पोजीशन ऑक्यूपेशन जो है उसके ऊपर ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट करते हैं। क्लियर। लेकिन जो आजकल लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो चुके हैं। क्लियर। कि कौन जो है वो ऊपर आ रहा है और कौन जो है वो नीचे आ रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ जो आपका उल्रिक बैक है, उन्होंने जो है वो एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो उसकी बात की है, जहां पे लोग जो है उनको क्लास वगैरह से ज्यादा वो रिलेट नहीं करते हैं, वो ज्यादा ये रिलेट करते हैं कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन ज्यादा जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके साथ उनकी एसोसिएशन, उनके साथ शेयर्ड बिलीफ या शेयर्ड वैल्यूज जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर। और पोस्ट मॉडर्निज्म वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया कि किस तरीके से जो है ये पूरे का पूरा जो टेक्नोलॉजी का एज है वहां पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को, जैसे देखिए क्लास का मतलब यही है ना कि मैं दूसरे के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक कॉमन बिग सिस्टम है कि अच्छा ये और मैं सेम है, हम दोनों के कॉमन बिलीफ हैं। आजकल लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कॉमन बिलीफ क्या है, बस लोग इंटरनेट पे जाते हैं, वहां पे रैंडम लोग जो है वो उनकी क्लास का हिस्सा बन चुके हैं। क्लियर। तो क्लास में वो यूनिफॉर्मिटी स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द एज ऑफ इंटरनेट हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। तो ये कुछ हमारी थ्योरीज थी किसके ऊपर, क्लास सिस्टम के ऊपर। तो इनको थोड़ा सा ढंग से रीड करना और जहां पे अगर कोई इशू रहेगा तो हम एक बार जरूर उसके बारे में डिस्कशन करें। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।